नमस्कार, इंडिया टीवी देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं गौनिका अरोड़ा और वक्त हो गया है मुकाबला का। अरविंद केजरीवाल ने आज दिल्ली के रामलीला मैदान में शक्ति प्रदर्शन किया। व्यथा मोदी सरकार के खिलाफ थी। कथा वो एंटी मोदी गैंग को सुना रहे थे। मगर मजे की बात यह है कि जिस अध्यादेश के खिलाफ केजरीवाल ने 8 लीडर्स से समर्थन जुटाया, उनमें से एक भी उनके मंच पर नहीं आया। आए तो सिर्फ केजरीवाल और उनके पंजाब काउंटर पार्ट भगवंत मान। अब तक 2024 की जंग के एक दावेदार केजरीवाल भी माने जा रहे थे, मगर आज जो तस्वीर दिखी वो क्या कहानी कह रही थी। केजरीवाल ने मंच से कथा भी सुनाई, व्यथा भी सुनाई, मगर उसका लब्बो लुआब क्या था, ये रिपोर्ट देखिए, खुद अंदाजा लगाइए। उसके बाद मुकाबला सियासी मेहमानों का। देश का बेड़ा गर्क कर दिया आपने। चौथी पास राजा को समझ ही नहीं आ रहा कि देश कैसे संभाला। राजधानी दिल्ली का रामलीला मैदान। रामलीला मैदान में केजरीवाल के साथ भगवंत मान। 11 जून को केजरीवाल का शक्ति प्रदर्शन क्यों था और किसके लिए था? जवाब बहुत सीधा और सादा है। केजरीवाल सियासत के पहुंचे हुए फकीर हैं। उनकी नजर एंटी मोदी मोर्चे पर थी और निशाना प्रधानमंत्री मोदी थे। देश के सबसे बड़ी अदालत के फैसले को प्रधानमंत्री ने खारिज कर दिया। प्रधानमंत्री कहते हैं मैं सुप्रीम कोर्ट को नहीं मानता। केजरीवाल जब दिखते दिए के साथ हैं तो होते हवा के साथ हैं। फिलहाल उनके दिमाग में यह बात साफ हो चुकी है, 2024 में दावेदार इतने हैं कि कोई चांस नहीं है। इसलिए केजरीवाल का टारगेट बस इतना है कि 24 की पिक्चर में बने रहो, 29 का इंतजार करो। दिल्ली में 70 में से 3 सीट बीजेपी को दी, 3 सीट, 67 सीट आम आदमी पार्टी को दी। और दिल्ली के लोगों ने कहा केजरीवाल जी आप दिल्ली संभालो। केजरीवाल अध्यादेश के खिलाफ समर्थन के लिए आधा दर्जन से ज्यादा नेताओं से मिले। इनमें ममता बनर्जी से लेकर एमके स्टालिन और अखिलेश यादव तक शामिल थे। मगर रैली में उनके बाजू वाली सीट पर केवल कपिल सिब्बल थे, जिनकी पॉलिटिकल सिटीजनशिप ही सवालों के घेरे में है। ऐसे में केजरीवाल साइड हीरो के रोल से ही संतुष्ट हैं। रहा सवाल बीजेपी का, तो उसके लिए रैली महा फ्लॉप थी। देखिए, वो उनकी रैली महा फ्लॉप हो गई है। वहाँ की तस्वीरें भी आ गई हैं और लोगों ने वहाँ आने से मना कर दिया। और जो कुछ लोग आए भी, वो कुछ बहनें साड़ी के लिए आई और कुछ पुरुष टॉवेल के लिए आए। जानकारों की राय में केजरीवाल अभी सिर्फ इतना चाहते हैं कि मॉनसून सत्र की पिक्चर में एंटी मोदी गैंग अध्यादेश के खिलाफ उनकी पार्टी के साथ खड़ी दिखे। सौदे में वो 24 की ग्रुपिंग में विपक्षी गोलबंदी के साथ दिखेंगे। जानते वो खूब हैं कि 24 का फाइनल फ्रेम बनने क्या जा रहा है। तो क्या अध्यादेश बहाना है और तीसरा मोर्चा बनाना है? इसी पर बड़ी बहस हम शुरू करेंगे। हमारे तमाम मेहमानों के साथ जुड़ चुके हैं हमारे साथ हरीश खुराना, बीजेपी के प्रवक्ता हैं, शुभ्रास्ता जी राजनीतिक विश्लेषक हैं, संजीव झा आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता है, नाहिद लारी खान प्रवक्ता समाजवादी पार्टी, स्वयं प्रकाश पुरोहित प्रवक्ता टीएमसी। सबसे पहले मैं आपके साथ शुरुआत करना चाहूंगी संजीव जी। एक आप लोगों ने रैली की, उस रैली में आप लोगों ने कई बातें की। अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली की जनता के सामने अपनी पूरी व्यथा सुना दी, लेकिन यही सवाल उठ रहे हैं कि क्या ये पूरा जो रैली आप लोगों ने की सिर्फ अध्यादेश को लेकर थी या बहाना तीसरा मोर्चा बनाने का है? हाँ, देखिए, मुझे ये लगता है कि ये रैली दिल्ली के जनता के साथ संवाद का था। अरविंद केजरीवाल जी ने अपनी जनता को, जिन्होंने लगातार 2 बार 90% से ज्यादा मत देकर सरकार को चुना, उस जनता से संवाद कर रहे थे। और क्यों कर रहे थे कि एक तरफ आप 8 से 8 साल पहले की लीगल आदेश के जरिए सरकार के अधिकार को छीन लेते हो, और 8 साल बाद जब सुप्रीम कोर्ट का फैसला आता है, संविधान पीठ कहती है कि दिल्ली सरकार के पास शक्ति होनी चाहिए, तो एक अध्यादेश को हम काला अध्यादेश कहते हैं, उसके जरिए उसको पलटने की कोशिश करते हो। देखिए, देश की जनता ने प्रधानमंत्री को दिया था मैंडेट, प्रधानमंत्री काम करे। दिल्ली की जनता ने अरविंद केजरीवाल जी को मैंडेट दिया, अरविंद केजरीवाल जी काम करें। भला इसमें रोक तो क्यों? भला इसमें रोज का अरंगा क्यों? तो मुझे यह लगता है कि ऑर्डिनेंस को के जरिए जो पलटने की कोशिश कर रहे हैं संवैधानिक पीठ के फैसले को, कोई आम बात नहीं है।
इसका मतलब है कि इस देश में के जनतंत्र को खत्म करना चाहते हैं, इस देश के संविधान को खत्म करना चाहते हैं, संवैधानिक व्यवस्था को खत्म करना चाहते हैं। तो आज का जो ये संवाद था, आज का जो ये रैली था, ये रैली केवल इस बात का था कि अब इस देश के संविधान को, जनतंत्र को बचाने के लिए अगर सड़कों पर आने की जरूरत पड़ेगी तो सड़क पर भी आएंगे, संसद में भी लड़ेंगे और कोर्ट में भी लड़ेंगे। तो मुझे ये लगता है कि हाँ, एक बात, आपकी बात से मैं सहमत हूं कि देखिए, हम रामलीला मैदान से हमारी शुरुआत हुई थी और तब भी हमने बड़े बड़ों को मुंह की दिखाई थी। मुझे लगता है इस ऑर्डिनेंस के बाद हमें फिर रामलीला मैदान जाना पड़ा है। तो इस रामलीला मैदान की आज की रैली से मुझे लगता है कि प्रधानमंत्री के अहंकार का भी खात्मा होगा, अहंकार भी चकनाचूर होगा, क्योंकि जनतंत्र में जनता सुप्रीम होता है। आप कोई सत्ता में बैठे लोग अपने आप को सुप्रीम ना माने, अपने आप को संविधान से ऊपर ना मान ले, अपने आप को जनतंत्र से ऊपर ना मान ले, तो ये एक शुरुआत जरूर है। लेकिन मुझे ये लगता है कि आज का ये रैली चुनाव से 24 से ऊपर है। जिस देश में संविधान बचेगा, इस देश में जनतंत्र बचेगा, तो मुझे ये लगता है चुनाव होते रहेंगे, लोग जीतेंगे भी, लोग हारेंगे भी। लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है कि बात केवल दिल्ली की नहीं है, पूरे देश में देखिए अहंकार इतना ज्यादा हो गया है कि रातों रात ही सरकार को खरीद कर बदल लेते हैं। कहीं वो अपने निकाह ईडी के जरिए, सीबीआई जिन्हें पहले डरा कर सत्ता बदलने की कोशिश करते हैं। बहुत सारे नेता कंधे पर बंदूक रखते हैं कि या तो हमारे पास में आ जाओ या जेल में आ जाओ, अगर भ्रष्टाचारी है तो भाजपा में जाने का तैयार हो जाता है, वरना लोग लड़ाई को लड़ रहे हैं। तब बाकी मेहमान हमारे साथ जुड़े हुए हैं, दोबारा से उसी चर्चा पर वापस लौटेंगे। हरीश जी, कई आप पर आरोप लग रहे हैं, आप लोग काम नहीं करने दे रहे हैं, दिल्ली की जनता के सामने उन्हें आना पड़ रहा है, दोबारा से रामलीला मैदान में वो गए हैं, क्यों नहीं काम करने दे रहे? क्यों आप लोग ऐसे अध्यादेश ला रहे हैं जिससे वो काम नहीं कर पा रहे हैं? मोनिका जी, 2-3 बातें अभी संजीव झा ने, मेरे मित्र ने करी। ये कहते हैं काम नहीं करने दे रहे, फिर ये जो दावे करते हैं कि हमने इतने बड़े बड़े काम कर दिए, हमने ये कर दिया, हमने शिक्षा में क्रांति ले आए, स्वास्थ्य में क्रांति ले आए, तो इसका मतलब फिर वो झूठ है, साफ सी बात है। लेकिन दूसरी इंपॉर्टेंट बात तो जो आपने अभी अपनी उसमें भी कही कि 2024 ये तो अध्यादेश सिर्फ बहाना है, असल मकसद 2024 ही है। और आज इनको कोई भी इनका विपक्षी नेता, 8 लोगों में, ये जो 8 लोगों से मिलने गए थे उनमें से किसी को इन्होंने जहमत नहीं उठाई उनको बुलाने के लिए। बुलाया किसको? कपिल सिब्बल को। अब जो कपिल सिब्बल के बारे में ये मैं दिखा रहा हूँ कि क्या राय थी इनकी, कि राहुल, चिदंबरम, सिब्बल ऑन केजरीवाल मोस्ट करप्शन लिस्ट, ये इनकी राय होती थी। और क्या कहते थे कपिल सिब्बल साहब? विल रिजाइन इफ अरविंद केजरीवाल शोज प्रूफ ऑफ मी ऑफ बीइंग अ करप्ट। ये मैं नहीं कह रहा, ये लोग तो कह रहे, ये खुद कह रहे हैं। तो आज जब ये चोर मुसेरे भाई होके सब लोग इकट्ठे हो रहे हैं, इनका मकसद कुछ अध्यादेश नहीं है, इनका मकसद सिर्फ एक ही है कि 2024 के अंदर अरविंद केजरीवाल एक सर्वमान्य नेता बने ताकि पीएम को चुनौती दे सके। लेकिन बाकी केजरीवाल के अलावा जो पार्टीज़ हैं उनको तय करना है कि अरविंद केजरीवाल के बैनर के नीचे आना चाहते हैं या नहीं आना चाहते। उनको जवाब देना होगा कि पवार साहब को मोस्ट करप्ट लीडर कहते थे, अब उनका क्या स्टैंड है। कांग्रेस को जवाब देना होगा कि वो जो कहते थे कांग्रेस मोस्ट करप्ट है, लिस्ट पेश की थी राहुल गांधी के बारे में, सोनिया गांधी के बारे में, यहाँ तक कि राजीव गांधी के लिस्ट भारत रत्न वापसी लेने की मांग भी की थी। वो तो कांग्रेस को देखना है। लेकिन एक बात स्पष्ट है, 2024 की वैकेंसी खाली नहीं है, ये बात आप मान के चलिए। 2024 के अंदर भी एक बार फिर हिंदुस्तान की जनता ने मन बनाया हुआ है कि तीसरी बार नरेंद्र मोदी देश के प्रधानमंत्री होंगे। देश के प्रधानमंत्री के रूप में जो कार्य किए, ना सिर्फ देश के अंदर बल्कि विदेशों के अंदर भी आज उनका डंका बज रहा है। ये जितनी मर्जी बातें कर लें, जिस प्रकार की भाषा का प्रयोग आज किया प्रधानमंत्री के बारे में अरविंद केजरीवाल ने, वो उनको मुबारक हो, उनकी दिखाती है कि वो किस बैकग्राउंड से आते हैं, उनकी सोच क्या है प्रधानमंत्री के बारे में। हम उस पर टिप्पणी नहीं करना चाहता, लेकिन जिस तरह से ये ओछी बातें, छिछोरी बातें, ये दिखाता है कि अरविंद केजरीवाल किस तरह से फ्रस्ट्रेट हो चुके हैं एक अपने आप को लीडर घोषित करने के लिए कि मैं 2024 के अंदर समकक्ष खड़ा हूं प्रधानमंत्री जी के। तो अभी दिल्ली दूर है, चिंता मत करिए। 2024 के अंदर आपके जो नेता हैं, जिन लोगों से मिल चुके हैं, चाहे वो ममता बनर्जी हो, चाहे वो कोई स्टालिन हो, वो आपको नेता नहीं मानने वाले। तभी वो आज इस रैली के अंदर अब आप कहेंगे हमने बुलाया नहीं। अब बुलाया या नहीं बुलाया वो तो आपको मालूम होगा, आपके मंच पे नहीं आए ये तय हो गया। इसलिए मुझे लगता है इनको अभी बहुत कुछ मंथन करना बाकी है। दिल्ली के ऊपर इनको कह रहे हमें इतना बड़ा समर्थन दिया, तो सातों के सातों सांसद लगातार 2 बार भारतीय जनता पार्टी के चुन के आए। भैया आप ऐसी बातें मत करिए, अहंकार तो आपको हो चुका है। आपने तो साफ कहा मैं दिल्ली पर राज कर रहा हूं, ये शब्द है अरविंद केजरीवाल साहब के।
इसलिए मेरा कहना है ठीक कि है आप संजीव जी, ये सिर्फ बहाना है। यही बार बार आप पर आरोप लग रहा है कि जिस पार्टी को आप भ्रष्टाचारी कहते थे, अब उसी पार्टी की शरण में आप गए, आप उनसे समर्थन मांगने गए। कपिल सिब्बल पर आप लोगों ने आरोप लगाए थे, कपिल सिब्बल उसी पार्टी से जुड़े हुए थे, कपिल सिब्बल अब आपके मंच पर हैं। बाकी राजनीतिक पार्टियां क्यों नहीं आई? क्या बुलाया नहीं गया या फिर न्योते पर कोई आया नहीं? देखिए, मैंने पहले आपको कहा कि ये संवाद आज दिल्ली की जनता और अरविंद केजरीवाल का था, कोई अपोजिशन का जमावड़ा नहीं था। हाँ, इतना जरूर अरविंद केजरीवाल जी ने दिल्ली की जनता को आश्वस्त किया कि पूरे देश के लोग अरविंद केजरीवाल जी के और दिल्ली की जनता के साथ खड़े हैं। एक बात। दूसरी बात, ये कह रहे हैं कि हम काम नहीं करने दे रहे, तो काम कैसे हो गया? आपने देखा ना, हमें धरने देने पड़े। जिस बात के लिए एक ऑर्डर की जरूरत होती थी, उसके लिए धरना दे देकर काम कराना पड़ा, जाके प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कोर्ट में जाकर के काम करना पड़ा। और आज जरूरत आ गई है कि आप और बाकी पार्टी को मुखालफत करें। लेकिन बात समझिए, मैंने पहले ही कहा कि ये बात किसी 24 के चुनाव की नहीं है, इस बात संविधान संजीव जी 2 मिनट आपको रोकना चाहूंगी। बड़ी खबर आ रही है, वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के फाइनल में भारत को हार मिली है। ऑस्ट्रेलिया ने भारत को 209 रन से हरा दिया। ऑस्ट्रेलिया ने पहली पारी में 469 रन बनाए थे और दूसरी पारी में 8 विकेट पर 270 रन बनाए। ऑस्ट्रेलिया ने जीत के लिए 444 रन का टारगेट किया था, लेकिन भारतीय टीम उसे चेज नहीं कर पाई, जिसके कारण अब ऑस्ट्रेलिया वर्ल्ड चैंपियनशिप की इस ट्रॉफी को जीत गई है। वहीं भारत 209 रन से हार गया है। ऑस्ट्रेलिया ने जो टारगेट दिया था उसे भारतीय टीम चेज नहीं कर पाई है। तो वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप में जो लगातार उम्मीद की जा रही थी कि शायद भारत ये ट्रॉफी ले आए, लेकिन अब भारत के लोगों को निराशा हाथ लगी है। 234 रन पर टीम इंडिया ने अपनी दूसरी पारी को खत्म किया है और 209 रन से ये करारी हार भारत को मिली है। वही मुकाबला में बहस जारी है। संजीव जी अपनी बात पूरी कीजिए। यही लगातार सवाल उठ रहे थे कि आप कह रहे विपक्ष का जमावड़ा नहीं था, लेकिन क्या न्योता दिया था? इतना तो क्लैरिफाई कर दीजिए कि क्या न्योता दिया गया था? नहीं, बिल्कुल नहीं। मैंने कहा कि ये संवाद केवल दिल्ली की जनता और अरविंद केजरीवाल जी को, वो जनता जो लगातार 90% से ज्यादा सीटें दी हैं। एक बात। दूसरी बात ये कह रहे हैं, देखिए ये 2024 के चुनाव का मसला तो तय कर लिया जाएगा। आज इससे बड़ी बातें हैं कि आज सत्ता में बैठे एक अहंकारी शासक देश के संविधान को जनता को खत्म करना चल रहा है। आप याद कीजिए, जब आजादी की लड़ाई लड़ी जा रही थी, तब तो क्या लेफ्ट क्या राइट, हर तरफ के सभी पूरे भारतीय आजादी की लड़ाई लड़ रहे थे। तो आज देश के वो सब लोग जो चाहते हैं कि संविधान बचे, जो चाहते हैं जनता बचे, इकट्ठा हो रहे हैं। आज देश को तय करना पड़ेगा, संविधान की हत्या करने वाले के साथ खड़ा होना चाहता है या संविधान बचाने वाले के साथ खड़ा हो सकता है। इस देश के जनतंत्र को खत्म करने वाले के साथ खड़ा होना चाहता है या जनतंत्र बचाने वाले लोगों के साथ खड़ा होना चाहता है। तो ये जो जमावड़ा है, ये जमावड़ा है इस देश की संविधान और जनतंत्र बचाने की। और मुझे पूरा विश्वास है कि देश के एक ही पॉलिटिकल पार्टियां, देश की जनता आज संविधान को और जनतंत्र को बचाने की अपनी इस लड़ाई को लड़ेगी और 2024 में प्रधानमंत्री जी के अहंकार का अंत होगा। ठीक है, राजीव हरीश जी बोलिए। देखिए, अभी इन्होंने कहा कि 2024 का तो मामला ही नहीं है। अरविंद केजरीवाल ने खुद कहा कि ये तो एक सेमीफाइनल है, असल मकसद तो 2024 है। मैं नहीं कह रहा, अरविंद केजरीवाल के शब्द हैं। और दूसरे कह रहे हमने किसी को बुलाया नहीं। कपिल सिब्बल की बात पे गोल कर गए। कपिल सिब्बल को क्यों बुलाया था? और कपिल सिब्बल तो महाभ्रष्टाचारी हैं, उस पर जवाब नहीं देंगे ये, क्योंकि इनको मालूम है कि सब भ्रष्टाचारियों के ऊपर तो आरोप लगा चुके हैं। आज किस मुंह से अपने उस मंच पे बुलाएंगे? सवाल इसी चीज का है कि ये सब जो चोर जिनको ये कहते थे, मैं नहीं कह रहा, यही लोग कहते थे कि शरद पवार भी चोर है, राहुल गांधी भी चोर है, स्टालिन भी चोर है। ये संजय सिंह का बयान सुनिए कि सब लोग एक परिवार की पार्टी है, सब चोर हैं। आज उनको किस मुंह से अपने मंच पे बुला के करते? सवाल इसी चीज का है। 2024 में वैकेंसी खाली नहीं है संजीव जी, चिंता मत करिए। आप जितना मर्जी कोशिश कर लीजिए, आप जितना मर्जी कर लीजिए। सबसे पहले तय आपने, मैंने आपको बीच में नहीं बोला, मैंने आपके बीच में नहीं बोला संजीव जी, गलत बात है संजीव, गलत बात है। जब आपके जवाब नहीं होता, आप बीच में बोलते हैं। आप सुन लीजिए, पहले आप सुन लीजिए। ये आप लोग, ये बाकी पार्टियों को तय करना है। तृणमूल कांग्रेस को तय करना है कि वो अरविंद केजरीवाल की बने तले आएंगे या नहीं आएंगे। कांग्रेस को तय करना है कि अरविंद केजरीवाल के बने तले आएंगे या नहीं आएंगे। ठीक है हरीश जी, इसी का जवाब तृणमूल कांग्रेस से भी ले लेते हैं। तृणमूल कांग्रेस से भी हमारे साथ प्रवक्ता जुड़े हुए हैं, स्वयं प्रकाश पुरोहित जी। आप जवाब दे दीजिए इस बात का कि आप लोग समर्थन दे रहे हैं अध्यादेश पर, क्योंकि ममता बनर्जी से मुलाकात तो की, या फिर वो समर्थन उस तीसरे मोर्चे को लेकर भी हो रहा है जो कहीं ना कहीं बैकड्रॉप में बनाने की कोशिश की जा रही है? नहीं, देखिए, तीसरा मोर्चा जो है, तीसरा मोर्चा नहीं है, 2 ही मोर्चा है देश के अंदर में। पहला मोर्चा जो है वो भारतीय जनता पार्टी की जो तानाशाह की सरकार है, एक वो मोर्चा है। एक वो मोर्चा है जो इसके खिलाफ लड़ रही है, जो देश के अंदर में लोकतांत्रिक जितने भी
जगह है उस सब पर हथियार से अपना वार कर रही है, चाहे वो सीबीआई ईडी का डर हो। देखिए आज सुप्रीम कोर्ट तक को ये लोग नहीं मान रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट की अवमानना है। देखिए हमारी नेत्री ममता बनर्जी ने जब बंगाल के अंदर में वामपंथी शासन को उखाड़ कर फेंका था, उस समय में यहाँ पे वोटर आईडी के लिए सबसे पहले लड़ाई लड़ने वाली नो आईडी नो वोट, ये बात ममता बनर्जी ने पूरे देश के अंदर में उठाई थी। उसके बाद टीएन शेषन जी थे, उन्होंने उनकी बात को सुना और आज जो हम लोग वोटर आईडी का वोट देते हैं ये ममता बनर्जी की देन है। अगर आज जिस तरह से ये जो तानाशाह की सरकार है देश के अंदर में, चाहे वो सीबीआई ईडी का डर दिखाकर जहां भी विपक्षी पार्टियां हैं, देखिए देश के अंदर में 95% से ज्यादा सीबीआई और ईडी के केसेस विपक्षी पार्टियों पर है। भारतीय जनता पार्टी के नेता दूध में जुड़े हुए हैं, सभी विपक्षी नेता चोर है, सभी विपक्षी नेता राष्ट्रद्रोही है, सभी विपक्षी नेता मतलब समझ में करप्ट है इनकी नजर में। देखिए ये जो अभी आरोप प्रत्यारोप भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता लगा रहे हैं, इनको हम बता देते हैं देश की जनता अब जागरूक हो चुकी है। भूतकाल में आपने जो जो वादे किए आप खुद उनकी कैसे सुनिए। बहुत हुई महंगाई की बार, अब की बार मोदी सरकार कहां पे लाके खड़ा कर दिया, 400 रुपए का गैस सिलेंडर 1200 रुपया दे लेना पड़ रहा है। बहुत हुआ महिलाओं पे अत्याचार, अब की बार मोदी सरकार, इनको जंतर मंतर पे बैठी हुई महिला नहीं दिखाई दे रही है। ये भारतीय जनता पार्टी का दौरा चरित्र है। भारतीय जनता पार्टी को सोचना होगा कि देश के अंदर में लोकतंत्र जिंदा रहेगा, देश के अंदर में कोई भी तानाशाह राज नहीं कर सकता है। ये राजतंत्र नहीं है, ये लोकतंत्र है। लोकतंत्र के लिए हम सब एक हैं, हम सब लड़ेंगे इस अध्यादेश का। हम पुरजोर विरोध करते हैं, पुरजोर हमारी नेत्री ने समर्थन दिया है कि हम इन सब पार्टियां मिलकर के इसको राज्यसभा के अंदर में इनको हराएंगे। इनको मुंह की पटखनी खानी पड़ेगी जो सुप्रीम कोर्ट तक को नहीं मानते हैं। देखिए इनके अगेंस्ट के अंदर में सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा कि सीबीआई ईडी इस तरह से प्रचार न करे, इस तरह से प्रहार न करे विपक्षी पार्टियों पर। मगर ये क्या कर रहे हैं, ये जहां पे देखिए देश के गृह मंत्री जाते हैं कर्नाटक के चुनाव के पहले भाषण देते हैं कि अगर हमारी सरकार नहीं बनी तो यहाँ पे दंगे होंगे। ये देश के गृह मंत्री का बयान है। मणिपुर जल रहा है, इनको नहीं दिखाई दे रहा है, मीडिया भी नहीं दिखाता है, मीडिया हाउस भी नहीं दिखाता। तो देश को जागरूक करना है, देश की जनता। देखिए प्रधानमंत्री कोई बने, पढ़ा लिखा कोई भी व्यक्ति बनेगा प्रधानमंत्री। ठीक है पुरोहित जी, समाजवादी पार्टी से भी जरा उनका स्टैंड जान लेते हैं। नाइक जी, आप लोगों का क्या स्टैंड है इस पूरे मुद्दे पर? अखिलेश यादव से मुलाकात की, अखिलेश यादव ने तो कहा वो समर्थन देंगे, बाकायदा एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की उन्होंने अरविंद केजरीवाल के साथ मिलकर। लेकिन जो कोशिश की जा रही है कि कहीं ना कहीं तीसरा मोर्चा बन जाए, एक तरफ तो नीतीश कुमार मिल ही रहे हैं सभी पार्टियों से, अब दूसरी मुलाकातें जो शुरू वो अरविंद केजरीवाल ने शुरू की हैं और इस अध्यादेश को लेकर यह आरोप लग रहा है बीजेपी पर साफ साफ कि वो काम नहीं करने दे रहे हैं। आप लोगों के भी क्या आरोप है? आप लोगों का क्या स्टैंड है इस पूरे मुद्दे पर? निश्चित रूप से माननीय अखिलेश यादव जी ने स्पष्ट कह दिया है कि समाजवादी पार्टी आम आदमी पार्टी का समर्थन देगी इस अध्यादेश के लिए। और मैं भी सुन रही थी बीजेपी के प्रवक्ता 2024 की बात कर रहे। दरअसल बीजेपी को जो है 2024 नाम की एक बीमारी से ग्रस्त हो गए, सोते जागते उठते बैठते हर वक्त 2024 इनको मालूम है, भाजपा को मालूम है कि पूर्ण रूप से सत्ता से सफाया होने वाला भाजपा का, इसलिए इनको 2024 नाम की एक बीमारी होगी और इस बीमारी का इलाज जो है जनमानस करेगी। और जनमानस ने तय कर लिया है कि 1977 का इतिहास पुनः दोहराएगी। ये इतिहास रहा 1977 का, उत्तर प्रदेश में उस वक्त 85 सीटें थी, 85 की 85 सीटें सत्ता दल हार गई थी। और यही इतिहास जो है यूपी, बंगाल, बिहार, दिल्ली सहित पूरे देश में यही इतिहास दोहराएगा। भारतीय जनता पार्टी का पूर्ण रूप से सफाया हो जाएगा। अभी बीजेपी के प्रवक्ता जो बोल रहे थे भाषा की बातें, बड़ी बड़ी बातें कर रहे थे, भाषा की बातें कर रहे थे। अरे जब चुनी हुई सरकारों के मुखिया के विरुद्ध खुद बीजेपी के वरिष्ठ नेता अमर्यादित भाषा का प्रयोग करते, तब आपको मर्यादा नहीं याद आती है। बंगाल जाते तो वहां की चुनी हुई मुख्यमंत्री ममता दीदी के लिए कहते दीदी ओ दीदी, तंज करते हैं दीदी ओ दीदी, जनमानस ने धूल चटाई इसीलिए। उत्तर प्रदेश आते हैं तो कहते हैं कि यहाँ की चुनी हुई सरकारें जो थी अखिलेश यादव जी की या मायावती जी के लिए, उनके लिए किस प्रकार की भाषा का प्रयोग करते हैं। नीतीश कुमार बिहार जाते तो नीतीश कुमार जी के लिए किस प्रकार की अमर्यादित भाषा का प्रयोग करते हैं। तो ये अमर्यादित भाषा का प्रयोग करने का केवल लाइसेंस जो कि बीजेपी के पास है और जनमानस से समझ रही है। अच्छा, अभी आप दूसरी बात कर रहे थे कि ट्रेलर की भी बात कर रहे थे, ट्रेलर तो जनमानस दिखा दिया। 2024 का ट्रेलर जो है लोकसभा उपचुनाव का ट्रेलर हुआ ना, अभी मैनपुरी लोकसभा उपचुनाव हुआ, 3 लाख वोटों से समाजवादी पार्टी ने बीजेपी को धूल चटाई, बीजेपी की बुरी हार हुई। अभी जलंधर में, पंजाब के जलंधर में, जहां बीजेपी ने कह दिया था जान बच गई और वहां 25% हिंदू आबादी है, 6% वहां पे अपर कास्ट हिंदू है जिनको बीजेपी कहती है कि हमारे गरीबी वोटर है। अभी लोकसभा उपचुनाव हुआ था, 4थे पोजीशन पर बीजेपी पहुंच गई थी। आम आदमी पार्टी वहां जीती,
बीजेपी तो जो दूसरे नंबर पे कांग्रेस थी, जिनको बीजेपी कहती है कांग्रेस मुख वहां, और ये तो बीएसपी से भी पीछे चले गए। और अभी जो विधानसभा चुनाव हुआ था वहां मात्र 1% वोट मिला और 1 सीट मिली। कर्नाटक में बुरी हार हुई, उड़ीसा, बंगाल, तमाम स्टेट में जहां पर बीजेपी की करारी हार हुई। तो ये तय है कि जनमानस, जिस प्रकार जनमानस के विरुद्ध बीजेपी ने काम किया। और अगर उत्तर प्रदेश की अगर आप दिल्ली सरकार की बात करें तो सुप्रीम कोर्ट की ने स्पष्ट कहा कि जो ब्यूरोक्रेट्स की ट्रांसफर पोस्टिंग आदि का जो अधिकार है वो चुनी हुई सरकार के पास होना चाहिए। और अगर चुनी हुई सरकार के पास नहीं है वो अधिकार, ठीक है, सुप्रीम कोर्ट वो जाएंगे या नहीं जाएंगे, अध्यादेश को चुनौती देंगे या नहीं देंगे, तो आम आदमी पार्टी आगे तय करेगी। जब उनका कहना है कि जब कोर्ट खुलेगी तब देखा जाएगा। ठीक है, एक मैं बाकी मेहमानों के पास भी, मैं हरीश जी से उसका जवाब भी लूंगी। शुभ्रास्ता जी, आज की रैली को आप किस तरीके से देखते हैं? नहीं जी, एक मिनट शुभ्रास्ता जी, आज की रैली को आप किस तरीके से देखते हैं? ये रैली किस चीज की तैयारी थी? क्या ये सिर्फ अध्यादेश को चुनौती देने की थी या फिर इसके पीछे कोई और मोटिव भी आपको लग रहा है? कैसे देखती हैं आप इसको? मैं इसको पहले तो ऐसे देखती हूँ, दिल्ली की नागरिक होने के नाते, कि अरविंद केजरीवाल ने जो रैली ऑर्गेनाइज की उसकी फंडिंग कहाँ से करवाई। पहला सवाल मैं जरूर उठाऊंगी ये, क्योंकि अभी दिल्ली में तमाम समस्याएं हैं जो अरविंद केजरीवाल स्वयं कहते हैं। तो क्या ये गवर्नमेंट फंडिंग कहीं से आई या इन्होंने अपने पार्टी फंड से किया, इसका ब्यौरा दिल्ली के नागरिक होने के नाते मैं जरूर चाहती हूँ। और मुस्कुरा रहे हैं झा जी वहां पे बैठे हुए, लेकिन मैं झा जी बता दूं कि बाकी पॉलिटिकल पार्टीज ने ये दावा नहीं किया कि हम एकदम शुचिता की राजनीति करने वाले हैं। आपकी पार्टी ने दावा किया है, इसीलिए आपकी पार्टी से ये सवाल पूछे जाएंगे, नंबर 1। नंबर 2, जनतंत्र बचाने की बात सुन करके मेरे कान पक गए हैं। अरे भैया, इसी संविधान के अंतर्गत ऑर्डिनेंस पास किए जाते हैं। ये संवैधानिक है, ऑर्डिनेंस गैर संवैधानिक नहीं होता। आप जो सवाल उठा रहे हैं वो गैर संवैधानिक जरूर है। आप संविधान संशोधन चाहते हैं कि ऑर्डिनेंस का महत्व हमारे लोकतंत्र से हट जाए, तो आपके में अगर पॉलिटिकल दम है तो आप आइए, लोकसभा में काबिज होइए और उसके बाद संविधान बदल दीजिए, ऑर्डिनेंस का अस्तित्व खत्म कर दीजिएगा। जो आप बात पूछ रही हैं गोनिका जी की ये रैली किस लिए हुई, ये रैली बेसिकली पॉलिटिकल मसल फ्लेक्सिंग है कि हम 2024 के लिए भी तैयार हो रहे हैं। और ये ठीक बात है, मुझे इसमें कुछ गुरेज नहीं लगता। भाई, लोकतंत्र है, हर पॉलिटिकल पार्टी को अपनी साख बताने का और अपनी हैसियत समझाने का मौका मिलना चाहिए। वो मौका मिल रहा है अरविंद केजरीवाल को, लेकिन ये बिना लाग लपेट के और बिना रोक टोक के आपको मिलेगा ऐसा नहीं है। लोकतंत्र है तो सवाल भी पूछे जाएंगे, लोकतंत्र है तो सवाल आपसे जरूर पूछे जाएंगे कि जिस मुद्दे पर आप लोगों ने अभी तक प्रोपेगेंडा किया कि हमने एजुकेशन में इतना अच्छा काम कर दिया, हमने हेल्थ में इतना अच्छा काम कर दिया, फिर आपसे स्पेसिफिक मोहल्ला क्लिनिक्स के बारे में पूछा जाएगा तो आप बगले झांकेंगे। फिर आपसे पूछा जाएगा कि आप अपने स्कूलों की लिस्ट ना लेकर के हमारे हिसाब के स्कूलों की लिस्ट के पास एक बार चल लीजिए, थोड़ा मुनिरका घुमाइए, थोड़ा वसंत कुंज के पास के स्कूलों में देख लीजिए, तो फिर आप बगले झांकते नजर आएंगे। बात यह है गोनिका जी कि जो हमारे देश की आज राजनीति है उसमें आम आदमी पार्टी भी वन ऑफ द पॉलिटिकल पार्टीज है, कोई अलग से चमकता सितारा नहीं है राजनीति का। इसीलिए दिक्कत की बात मुझे नहीं लगता है कि बहुत ज्यादा है। पर एक अंतिम बात मैं कहना चाहती हूँ, ये लोग इतने लोकतंत्र को बचाने की बात करते हुए निकलते हैं। 23-24 जून की डेट मुकर्रर की गई है जहां पर ये पूरा एक बड़ा सा देश, बहुत बड़ा मजलिस देखेगा ऑपोजिशन पार्टीज का एक साथ। ये बहुत ऐतिहासिक दिन है गोनिका जी। 24 जून को इस देश ने इमरजेंसी देखी थी, तो क्या ये उस इमरजेंसी का वो बरसी मनाने जा रहे हैं? क्या करना चाहते हैं ये? अगर 24 जून को हमारे देश ने इमरजेंसी लागू होती हुई देखी गोनिका जी, तो आपको पता है कि इसकी पटकथा 23 जून को लिखी जा रही होगी। तो ये लोग आज फिर एक साथ आ रहे हैं और ये वो पॉलिटिकल पार्टीज है, मुलायम सिंह यादव जी की पार्टी से बैठी हुई है यहाँ पर, मुलायम सिंह यादव जी को इमरजेंसी के दौरान। शुभ्रास्ता जी, अब आपने जो तमाम सवाल पूछे उनका जवाब हम हरीश खुराना, हम संजीव झा से भी लेंगे और टीएमसी और एसपी के सवालों पर हरीश खुराना से भी बात करेंगे। फिलहाल वक्त एक ब्रेक का है। रामलीला मैदान में अरविंद केजरीवाल ने जो रैली की उसी पर बड़ी बहस हमारी जारी है। मुकाबला में सभी मेहमान हमारे साथ बने हुए हैं। मैं सबसे पहले हरीश जी आपसे उन सभी आरोपों का जवाब लेना चाहूंगी जो समाजवादी पार्टी और टीएमसी ने आप पर लगाए। आप लोगों का क्या उस पर कहना है? उन्होंने सीधा सीधा आप लोगों पर गंभीर आरोप लगा दिए। देखिए गोनिका जी, बार बार ये बात आ रही है कि संविधान की हत्या की, संविधान को किया। इसी कोर्ट ने जब अपने आदेश में बोला कि अगर केंद्र चाहे तो स्थिति को क्लियर करने के लिए लॉ ला सकती है, ये उसी कोर्ट के ऑर्डर के अंदर है।
अब अगर केंद्र सरकार ने अभी अधिकारों का प्रयोग करते हुए एक क्लैरिटी ले आए, जो 1993 से सेम चीज़ है कि जो एक्चुअल जो हैं वो लेफ्टिनेंट गवर्नर हैं इस दिल्ली के, जो हैं वो लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब हैं, और अरविंद केजरीवाल साहब को ट्रांसफर पोस्टिंग जो चाहिए थी उसके चेयरमैन तो अभी भी वही हैं, उसके जो अधिक अध्यक्ष है वो तो अभी भी वही है। लेकिन प्रॉब्लम इनको ये हो रही है कि इनकी जो प्रॉब्लम थी कि हमें अपने अधिकारी चाहिए, वो अधिकारी चाहिए जो अभी जो जांच कर रहे हैं उनको हटाना है, चाहे वो भ्रष्टाचार के जो तमाम आरोप लगे हैं उनके ऊपर जो जांच चल रही है, चाहे वो लिकर गेट हो, चाहे वो आपका शीश महल हो, चाहे वो आपका स्नूपिंग गेट का मामला हो, ये तो तमाम अधिकारी जो जांच कर रहे थे उनको मालूम है अरविंद केजरीवाल साहब को एक ना एक दिन वो जांच की आंच अरविंद केजरीवाल साहब तक तो पहुंचेगी, इसलिए वो डेस्परेट थे। इसीलिए चंद मिनटों के अंदर जब वो ऑर्डर आया इन्होंने अभद्रता शुरू कर दी और मारपीट शुरू कर दी। हमने सबने देखा अंशु प्रकाश जी के साथ, चीफ सेक्रेटरी के साथ, देश का पहला राज्य है दिल्ली जहाँ पे चीफ सेक्रेटरी की पिटाई होती है, ये सबने देखा। सवाल ये नहीं है, सवाल आज ये है कि लोकतंत्र की रक्षा तो हमने करी है कि जिस प्रकार से अफसरों को बचाया हमने, जिस प्रकार से उनको प्रेशर हो रहा था, इसलिए कहना है मकसद ये नहीं है, मकसद अध्यादेश है ही नहीं, असल मकसद तो यही है कि 2024 के अंदर अरविंद केजरीवाल अपने को प्रोजेक्ट कर सके। और अभी समाजवादी पार्टी जिक्र कर रही थी कि वो तमाम बातें कर ली उन्होंने कि हम यहाँ हार गए, वहाँ हार गए। जरा समाजवादी पार्टी ये भी बता दे कि यूपी के अंदर अभी जो इलेक्शंस हुए हैं नगर निकायों के, उसमें आज समाजवादी पार्टी का क्या हाल रहा, एक भी मेयर का चुनाव नहीं जीता। तो पहले अपना घर देख ले, हिंदुस्तान की चिंता बाद में कर लीजिएगा। जी नाई जी मैं आऊंगी आपके पास, लेकिन उससे पहले संजीव झा से मैं जरा जवाब ले लूं। एक मिनट नाई जी, मैं आपके पास आऊंगी। संजीव जी, लगातार यही कहा जा रहा है कि आप लोग अध्यादेश के बहाने आप लोग कुछ और करने की कोशिश कर रहे हैं, तीसरा मोर्चा बनाने की कोशिश कर रहे हैं। आप लोग कोर्ट क्यों नहीं जा रहे हैं? जो फैसला आया था कोर्ट की तरफ से उसको आए लगभग 1 महीना होने वाला है, अध्यादेश को आए हुए लगभग 20 दिन होने वाले हैं, कोर्ट क्यों नहीं जा रहे? वेकेशन बेंच तो बैठती है, आप लोग क्या इंतजार करें कि गर्मी की छुट्टियां खत्म हो तब आप लोग कोर्ट जाएं? देखिए, मैं भाजपा के दोनों प्रवक्ता को बहुत गंभीरता से सुन रहा था और दोनों प्रवक्ता कह रहे हैं कि ये ऑर्डिनेंस जायज है। मैंने पहले ही कहा कि देश की जनता ने प्रधानमंत्री जी को मैंडेट दिया। दूसरा मैंडेट मैंने श्रीवास्तव जी संजीव जी को किया, आम आदमी पार्टी से हैं, मैं उनसे सवाल पूछ रही हूँ। 2 मिनट। दिल्ली की जनता ने दूसरा मैंडेट मुझे दिया, दिल्ली की आम आदमी पार्टी को दिया। तो अगर आम आदमी पार्टी के मैंडेट दिया तो आम आदमी पार्टी, एक मिनट ऐसे बोलेंगे तो मुझे मुश्किल हो जाएगी। एक मिनट बात पूरी कर लीजिए, आप जरा क्लैरिफाई कर दीजिए। संजीव जी, आप कह रहे हैं 2 प्रवक्ता, वो राजनीतिक विश्लेषक है, आप जरा क्लैरिफाई कर दीजिए, वो सवाल पूछ रहे हैं आपसे। विश्लेषक हैं, नहीं उनकी बातों से लगा मुझे प्रवक्ता है, विश्लेषक है। बहुत बहुत धन्यवाद, विश्लेषण के लिए धन्यवाद। आप अपना फैक्ट चेक करके बैठो, मुझे लगा कि प्रवक्ता है, बात करते जैसे दिख रही थी, कुछ भी मत पका कीजिए ना। मुझे लगा आप जिस तरह से बातें करें, मुझे लगा प्रवक्ता बात कर रहा है बीजेपी का। ऐसे तो नहीं होगा, ऐसे तो नहीं होगा, ऐसे तो नहीं होगा। आप संजीव जी राजनीतिक विश्लेषक हैं, आप कोई पर्सनल अटैक ना करें, आप उनको प्रवक्ता ना करें, राजनीतिक विश्लेषक हैं, उसी हैसियत से यहाँ पर इस वक्त बहस में जुड़ी हुई है। ठीक है, आप अपनी बात रखें। मैं माफी चाहता हूं, उनकी बातों से मुझे लगा कि प्रवक्ता हैं, माफी चाहता हूं, एनालिस्ट हैं। तो मैं तीसरी बात जो मैं आपको कह रहा था कि आज एक बात समझिए कि पूरी की दिल्ली की जनता ने हमें मैंडेट दिया तो हमें काम करने देते ना। अभी क्या कह रहे थे हरीश खुराना जी कि अधिकारी इसलिए ले लेंगे कि जांच बंद करा देंगे। तो इसका मतलब है हरीश खुराना जी, भारतीय जनता पार्टी ये मान रही है ना कि अधिकारी जिसके पास होता है वो मिसयूज करता है। तो आपने ऑर्डिनेंस से केवल इसलिए लाया कि अधिकारी हमारे पास रहे और हम दिल्ली सरकार के काम को रोकते रहे, क्योंकि अधिकारी जिसके पास होगा अधिकारी उसकी सुनेगा, हम काम करना चाहेंगे वो रोकने की साजिश करेंगे। तो इसलिए आप ऑर्डिनेंस लेकर के आ गए। आप कहते हैं चेयरमैन तो अरविंद केजरीवाल जी हैं, तो मैं कह रहा हूं फिर असंवैधानिक काम करने की जरूरत क्यों थी आपको? क्यों आप ये ऑर्डिनेंस लेकर के आगे? अगर सारा पावर उन्हीं के पास, जैसा सुप्रीम कोर्ट ने कहा था, ऐसा ही अगर था तो मुझे यह लगता है कि भारतीय जनता पार्टी आज देश की अराजक पार्टी है। जवाब देना चाहूंगा गणिका जी। दूसरी बात, आज ये भ्रष्टाचार निरोधक, चाहे वो ईडी हो चाहे सीबीआई हो, इसलिए नहीं भेजते कि भ्रष्टाचार की जांच करे, इसलिए भेजते कि अपोजिशन पार्टी डर जाए। देखिए कई लोग डर के गए भी हैं, मैं नाम लेने लगूं, हेमंत बिस्वा का, एक मिनट बात पूरी कर लीजिए, मैं आऊंगा। शुभेंदु अधिकारी का उदाहरण ले लीजिए, ये सब लोगों कंधे पर बंदूक रखा, सबकी जांच चल रही थी, सब वहां चले गए। तो आज भारतीय जनता पार्टी भ्रष्टाचारियों का सबसे बड़ा अड्डा बन गया है। अगर इस देश को भ्रष्टाचार मुक्त करना है, बीजेपी को सत्ता से हटा दीजिए, अपने आप ये देश भ्रष्टाचार मुक्त हो जाएगा। आप लोग कोर्ट क्यों नहीं जा रहे हैं सर?
संजीव जी, आप कोर्ट क्यों नहीं जा रहे? कोर्ट की बात थी। देखिए, संवैधानिक पीठ का फैसला आया है, कोर्ट खुलेगा, हम जाएंगे, बिल्कुल रेगुलर बेंच में जाएंगे। देखिए, वैकेशन बेंच जो होता है वो अर्जेंट मैटर, बेल के मैटर, बहुत सारे ऐसे अर्जेंट इशू को वैकेशन बेंच सुनती है। तो क्या आपके लिए अर्जेंसी नहीं है? अब देखिए ना कि इससे बड़ा डर और क्या हो सकता है कि 8 दिन केवल इसलिए इंतजार करते रहे कि कुछ रेगुलर जो कोर्ट है वो कब बंद होगा। तो जब ही रेगुलर कोर्ट बंद हुआ उस रात में, एक तो प्रधानमंत्री जी सारे गलत काम और आधी रात को क्यों करते हैं मुझे समझ में नहीं आता। चाहे नोटबंदी का मसला हो, चाहे जीएसटी का मसला हो, चाहे काला कानून लाना हो, सारी बात आधे रात में। अंधेरे में कौन काम करता है? अंधेरे में कोई अच्छे आदमी काम नहीं करते हैं, आधी रात को खराब आदमी काम करता है, गलत काम आधी रात को होता है। तो एक तो आधी रात में सारी फैसला जब भी लिया जाता है जब वो कोई गलत फैसला लेना हो। ठीक है, इसलिए मैं ये कह रहा हूँ कि आज ये लड़ाई, हाँ नाहिद जी, ठीक है, मैं हरीश जी आपके पास आऊंगी। नाहिद जी, 24 का खौफ है, वो होगा 24 में, अंत तो आपका होना है। तो आपकी खौफ जायज है, आप डरते रहिए, लेकिन ये देश बचाने की लड़ाई पूरे देश के लोग लड़ेंगे। ठीक है संजीव जी। नाहिद जी बोलिए। देखिए, अभी बीजेपी प्रवक्ता जो है दिल्ली से बैठे निकाय चुनाव की बात करे तो उनको मालूम ही नहीं है। अरे निकाय चुनाव का ये आलम था कि पंचायत जो मेंबर चुनाव थे उसमें लगभग 8000 सीटों में से केवल भारतीय जनता पार्टी 1400 सीटों पर जीती, केवल 19% सीटें जीती, 81% सपा वालों ने जीती। और इनको मालूम ही नहीं है कि लगभग 4000 सीटों पर बीजेपी की जमानत जब्त हो गई। इनके प्रदेश अध्यक्ष जो है बुके लेकर पहुंच गए दिल्ली मोदी जी को देने, जीत का बुके, और झूठा बुके दे दिया। अरे तो विश्व की सबसे बड़ी झूठी पार्टी है। और अभी तथाकथित राजनीतिक विश्लेषक जी कह रही थी कि ये फंड कहां से आया रैली का। अरे कभी सवाल बीजेपी पर भी उठाया करिए कि शुद्ध रूप से सरकारी कार्यक्रम जहां पूरा सरकारी फंड का इस्तेमाल होता है उसे किस प्रकार से बीजेपी के बड़े नेता जो उसको शुद्ध, अब मुझे बोलने दे, मैंने आपको इंटरप्ट नहीं किया। एक एक करके एक मिनट शुभरास्ता जी, नाहिद जी को बात पूरी करने दीजिए, उसके बाद मैं हरीश जी के पास जाऊंगी, फिर आपके पास आऊंगी। ठीक है नाहिद जी बोलिए। किस प्रकार से शुद्ध रूप से उसको पॉलिटिकल बना देते हैं और मंच पर सारे ब्यूरोक्रेट्स बैठे रहते हैं, लेकिन पूरी राजनीतिक बातें करते हैं और राजनीतिक पार्टियों को और पूर्व मुख्यमंत्रियों को और सिटिंग मुख्यमंत्रियों को किस तरह से अपमानित करते हैं। अरे कहाँ आप तुलना कर रहे हैं अखिलेश जी से और ममता जी से, नीतीश जी से, केजरीवाल जी से, केसीआर जी से, नवीन पटनायक जी से। अरे इनके व्यक्तिगत नाम पर इन लोग के वोट है, व्यक्तिगत नाम पर, पार्टी के नहीं, इनके व्यक्तिगत नाम पे वोट है, इनकी पार्टी इनके नाम से चलती है। और आपको जो वोट मिले वो बीजेपी के नाम से वोट मिले। मैं तो कहती हूँ कि अगर हिम्मत है तो माननीय मोदी जी जो है अब ये पार्टी छोड़ दे, अपनी एक नई पार्टी बना ले, तो पता चल जाएगा कि व्यक्तिगत नाम से कितने वोट है। जैसे कल्याण जी ने किया था, उमा भारती जी ने किया था, अब भ्रष्टाचार की बात। ठीक है नाहिद जी, आपके आरोप सारे सुन लिए। अब जरा हरीश जी जवाब दे दें। हरीश जी, काम भी नहीं करने दे रहे, आप किसी पार्टी को काम नहीं करने दे रहे, सीबीआई ईडी आप लोग लगा देते हैं, सारी राजनीतिक पार्टियां आप पर यही आरोप लगाती रहती है। ठीक है नाहिद जी, एक मिनट, नाहिद जी उनको जवाब देने दीजिए। आपने आरोप लगाया, जरा जवाब ले लो। नाहिद जी जरा शांत रहिए। ठीक है आपकी बात सुन ली, जरा हरीश जी से जवाब ले लो। नाहिद जी 2 मिनट उनको जवाब देने दीजिए। ठीक है, आपका ऑडियो डाउन करना पड़ेगा वरना आप 2 मिनट रुक जाइए, 2 मिनट शांत रहिए। नाहिद जी 2 मिनट जरा शांत रहिए। हरीश जी से जवाब ले लूं मैं आपके आरोपों का। अच्छा ठीक है हरीश जी आप बोलिए। नाहिद जी आपका ऑडियो डाउन करना पड़ेगा वरना आप जरा शांत रहिए। ठीक है हरीश जी। अभी मेरे मित्र संजीव जी आरोप लगा रहे हैं कि ईडी और सीबीआई है। अब मैं एक सवाल इनसे पूछना चाहूंगा और मैं चाहूंगा स्पष्ट जवाब मिले। मनीष सिसोदिया जी को बेल कौन नहीं दे रहा? ईडी नहीं दे रही, सीबीआई नहीं दे रही, या माननीय न्यायालय नहीं दे रहा? या सत्येंद्र जैन को अभी तक 1 साल तक बेल नहीं मिली, वो क्यों नहीं मिली? वो ईडी की वजह से नहीं मिली या सीबीआई की वजह से नहीं मिली? अभी बोलेंगे बार बार जज बदले जाते थे, ये किया जाता था। कोर्ट ने क्या बोला अभी लास्ट मनीष सिसोदिया के बारे में कि प्राइमा फेसी 100 करोड़ का स्कैम नजर आ रहा है और ये बहुत संगीन आरोप है। ये मैं नहीं बोल रहा, ये माननीय न्यायालय बोल रहा है। अब इनको अगर न्यायालय पे विश्वास नहीं है तो इसमें मेरा कसूर नहीं है। दूसरी बात, अभी बात आई, इन्होंने कहा कि
कि हम लोग असंवैधानिक कार्य कर रहे हैं। अरे बाबा, आपको डर तो आपको होना चाहिए कि क्यों आपके ऊपर इंक्वायरी हो रही है, आप कह रहे हो कि अफसरों को इसलिए बदले, अफसरों के माध्यम से कर रहे हैं। अरे बाबा संजीव जी, एक छोटी सी राय देता हूँ, न्यायालयों पे विश्वास करना सीखिए। न्यायालय आपको जो राहत देगा या सजा देगा वो न्यायालय देता है। इसलिए विश्वास नहीं करती है न्यायालय मैडम, ये क्या है? नाई जी बात पूरी करने दीजिए उनको। नाई जी बात तो पूरी करने दीजिए, मैं आपके पास लौटूंगी, बाकी मेहमान उनको बात पूरी करनी। और अभी ये नायक जी पता नहीं क्यों चिकन चिल्ली कर रही हैं। अभी तो ये आरोप लगा रहे थे संजीव झा जी राजनीतिक उसके ऊपर। यहाँ तो साफ नजर आ रहा है कि जिस प्रकार से आम आदमी पार्टी का स्टैंड ले रही हैं वो तो मुझे लग रहा है कि समाजवादी पार्टी की प्रवक्ता कम और आम आदमी पार्टी की प्रवक्ता लग रही है। मैं उसमें नहीं जाना चाहता। उन्होंने कहा कि हमारी जमानत जब्त हो गई, यहाँ हो गया। जरा मुझे बता दीजिए मेयर के कितने चुनाव, कितने सीटों पर आप जीती हैं? एक भी नहीं। तो इसलिए जरा थोड़ा सा अपना आत्मविश्लेषण करिए। और बुआ बबुआ की जोड़ी तो हमने सबने देखी गठबंधन के टाइम पे, महागठबंधन हुआ था, क्या हुआ अल्टीमेटली। उसके बाद मैं इसलिए कह रहा हूँ ये जितना गठबंधन बना, मैंने क्या तरीका हुआ। नाहिद जी उनको बात पूरी करने दीजिए, बाकी मेहमान भी आपकी बात सुनिए, अब उनकी बात पूरी करने दीजिए। पिछड़े दलितों से आपको बदबू आती है, इसलिए नाहिद जी चिल्लाने से तो डिबेट नहीं होगी ना, चिल्लाने से डिबेट नहीं होगी। एक एक करके बोलेंगे सब, एक एक करके सब बोलेंगे। हरीश जी बात पूरी कीजिए, उसके बाद शुभरात्रा जी आपके पास 10 सेकंड लूंगा। ये कहा कि गठबंधन हम लोग इकट्ठा मिलकर चलेंगे, ये करेंगे। ये गठबंधन तो हमने 2019 के अंदर भी देखा था, बुआ बबुआ की जोड़ी भी देखी थी, उसका रिजल्ट क्या निकला हमने सबने देखा। इसलिए कह रहा हूं ये गठबंधन कर लें या ना करें, इनको मोदी जी के सामने कोई नेता इनको नजर नहीं आ रहा कि स्टैंड कर सके कि मोदी जी के सामने टक्कर में कौन प्रधानमंत्री का उम्मीदवार। ठीक है शुभरात्रा जी, ठीक है मुझे फर्क नहीं पड़ रहा। ठीक है शुभरात्रा जी, लगातार ये सारी राजनीतिक पार्टियां मिल रही हैं। एक कुछ बैठ के नीतीश कुमार कर रहे हैं जाकर, अब कुछ बैठ के अध्यादेश के बहाने अरविंद केजरीवाल कर रहे हैं। तो चेहरा कौन होगा? ये क्या हर कोई चेहरा बनने की कोशिश कर रहा है? जब भी विपक्ष से सवाल पूछा जाता है तो क्या लगता है आपको कि कोई चेहरा ये तय कर भी पाएंगे? क्योंकि अगर राजनीतिक पार्टियां एक साथ आती भी हैं तो राज्यों में तो वो सब एक दूसरे के खिलाफ कहीं ना कहीं लड़ती हैं। बिल्कुल, राज्यों में क्यों, आप लोकसभा में भी देख लीजिएगा, फ्रेंडली कॉन्टेस्ट हो जाएंगे। तो मैं उस बात पे नहीं जाऊंगी अभी। मुझे 2-3 सवाल पूछे गए हैं मुझसे, मैं उसका जवाब इनफैक्ट आपसे पूछती हूँ गोनिका जी, क्योंकि आप और हम किसी पॉलिटिकल पार्टी से संबंधित यहाँ पर नहीं है। क्या अध्यादेश हमारे संविधान का पार्ट है? इस पर बात करना भारतीय जनता पार्टी का प्रवक्ता होना है। क्या संविधान की अच्छी जानकारी रखना भारतीय जनता पार्टी का प्रवक्ता होना है? अगर है तो भाई मैं कुछ नहीं कह सकती। ये मैडम बैठ करके मुस्कुरा रही है। मैडम आप ये सुनिए, नेता है, सुनने की क्षमता रखिए। एक वोटर अगर बात कर रहा हो तो, मैं राजनीतिक विश्लेषक भी नहीं हूं, मैं वोटर के नाते पूछ रही हूँ। ये विद्रूप हंसी चरण सिंह के खिलाफ जी बात पूरी करने दो उनको बात पूरी करने दे अपनी। इसी चैनल पे आवाज उठाती हूँ तो ये आप लोगों की हंसी कहाँ गायब हो जाती है? क्या मैं भारतीय जनता की पार्टी के प्रवक्ता होने के नाते उसके खिलाफ आवाज उठा रही हूँ? और एक महिला होकर के जो दांत चियार रही हैं आप, इसका मतलब कि आप सेक्सुअल हैरेसमेंट का समर्थन करती हैं, इसीलिए आपको इतनी गहरी बात इतनी हंसी आ रही है। मैं तो यही सोचूंगी ना, आपकी पार्टी के ही लोग थे ना जो जया प्रदा के शुभरास्ता जी मुद्दे पे रहे, शुभरास्ता जी मुद्दे पे रहे। हम लोग बात इस वक्त अध्यादेश की कर रहे हैं, मोर्चे की कर रहे हैं, उसी पर मेरे ऊपर संविधान की बात करने, संविधान की बात की थी। संजीव झा जी ने किस हैसियत से कह दिया कि मैं भारतीय जनता पार्टी की प्रवक्ता हूँ? आज नाहिद लारी खान जिस तरीके से बात कर रही हैं, मैं तो कह सकती हूँ कि दलाल है ये आम आदमी पार्टी की। मैं नहीं कहूंगी, लेकिन मैं कहूंगी नहीं, लेकिन मैं कह सकती हूँ। मैं संजीव झा जी ऐसे शब्दों का इस्तेमाल ना करें, ऐसे शब्दों का इस्तेमाल करें, थोड़ा डिबेट को जरा हेल्दी रहने दें। ठीक है कोई पर्सनल अटैक ना करें, पर्सनल अटैक से चर्चा तो नहीं होगी। ठीक है शुभरास्ता जी, पर्सनल अटैक से नहीं होगा और एक दूसरे के बारे में पर्सनल अटैक करेंगे तो फिर डिबेट नहीं होगा। पुरोहित जी, लगातार ममता बनर्जी से भी मुलाकात हुई अरविंद केजरीवाल की, 23 तारीख को भी बैठक होने वाली है, उसमें क्या टीएमसी जाएगी और क्या एक मंच पर भी दिख सकते हैं टीएमसी के साथ बाकी की राजनीतिक पार्टियां? क्या ऐसा हो सकता है कि ममता बनर्जी भी समर्थन अपना दे दे? लेकिन सवाल वही होता है, विपक्ष के पर यही उठता है कि चेहरा कौन होगा?
नहीं, चेहरे की बात नहीं है। अभी हम सब पूरे देश की जो जनता है उसके बारे में सोच करके देखिए, एक लाइन ममता बनर्जी के लिए मैं बोलना चाहूंगा कि उसूलों पे जब आँच आए तो टकराना जरूरी है, अगर जिंदा हो तो फिर जिंदा नजर आना जरूरी है। अगर देश के अंदर में अगर आज हम सब एक नहीं हुए तो आने वाली पीढ़ियां हमें माफ नहीं करेगी। आने वाली पीढ़ियां को जवाब देना पड़ेगा। तो सभी पार्टी को अपने व्यक्तिगत स्वार्थ, अपने ईगो को साइड कर करके इस तानाशाही सरकार को उखाड़ने के लिए प्रण लेना चाहिए कि 2024 के अंदर में नरेंद्र मोदी भाजपा को हटाओ और देश को इस तानाशाही सरकार से बचाओ। कांग्रेस से भी क्या आप लोग क्या समर्थन देंगे? कांग्रेस को भी समर्थन देंगे, साथ में रहेंगे, एक मंच पर दिखेंगे राहुल गांधी और ममता बनर्जी? जी एकदम। देखिए कांग्रेस पार्टी को भी सोचना, कांग्रेस पार्टी जहां मजबूत है वहां कांग्रेस लड़ेगी। कांग्रेस को भी सोचना पड़ेगा कि बड़े भाई की भूमिका अगर कांग्रेस को निभानी है तो सबको, उनको भी अपना ईगो अहंकार त्याग करना पड़ेगा, तभी ये गठबंधन बनेगा, तभी अच्छे से। देखिए कोई भी आज भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी, एनडीए में कितने दल थे? भारतीय जनता पार्टी तो दक्षिण भारत में है ही नहीं, पश्चिम बंगाल में नहीं है, अभी बिहार में भी नहीं है, महाराष्ट्र में भी उनके जो साथी थे चले गए। भारतीय जनता पार्टी की स्थिति क्या है? अकाली दल ने छोड़ दिया। भारतीय जनता पार्टी अब की बार 200 सीट भी नहीं मिलने वाली है इनको, ये तय है। अब बाकी पार्टियों को मिलकर के सोचना है कि प्री पोल अलायंस या पोस्ट पोल अलायंस करके ये जो सरकार बनेगी, नई सरकार बनेगी देश के अंदर में, ये मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि जो भी सरकार बनेगी वो लोकतंत्र को बचाने वाली सरकार बनेगी। ये लोकतंत्र के साथ जिस तरह से खिल्ली उठाई जाती है, रात को 8 बजे आ जाएंगे हम जो मनमानी राजतंत्र की तरह, आज ये फलाना नोट बंद हो गया, कल फलाना नोट चालू कर दिया, फिर नया नोट बंद हो गया, ये हास्यास्पद है। विदेशों में हंसी उड़ रही है। आप देखिए नेपाल ने हमारी करेंसी को रिजेक्ट कर दिया, दुबई वगैरह में। आप ऐसी व्यवस्था देखिए, ये जिस तरह से हम लोग डंका पीटते हैं वो डंका सच नहीं है, सच से भाग रहे हैं। जो हमारे देश के अंदर में चीन घुस आया है उसके बारे में कोई डेट नहीं, बात नहीं होती है। ठीक है संजीव जी, ये सब मुद्दे हैं। ठीक है पुरोहित जी, ठीक है संजीव जी, एक मैं हरीश जी आपके पास आती हूँ। संजीव जी, कांग्रेस से आप लोगों की बन नहीं पा रही है, राहुल गांधी से मुलाकात नहीं हो पा रही है, मल्लिकार्जुन खड़गे से तो मुलाकात हुई, लेकिन वो क्या ऐसा हो रहा है कि कांग्रेस के साथ आप लोगों का सिंक्रोनाइजेशन सही नहीं बैठ रहा है? दिल्ली में आप लोगों कांग्रेस लगातार आप पर हमलावर रहती है, तो क्या एक साथ आ भी पाएंगे? क्या अध्यादेश पर आप लोगों को समर्थन मिल पाएगा कांग्रेस का? देखिए, अरविंद केजरीवाल जी पूरे देश के अपोजिशन के साथ मिलकर इस ऑर्डिनेंस के सपोर्ट में, ऑर्डिनेंस को राज्यसभा में गिराने के लिए बात कर रहे हैं। मुझे लगता है कि राज्यसभा में वो तमाम लोग जो ये चाहते हैं इस देश के संविधान बचे, वो तमाम लोग चाहते हैं जनतंत्र बचे, उनको साथ आना चाहिए। क्योंकि ये देश को तय करना पड़ेगा। मैंने पहले कहा कि साथ किसके खड़ा होना चाहते हैं, संविधान के हत्या करने वालों के साथ या संविधान के बचाने वालों के साथ, जनतंत्र की हत्या करने वालों के साथ या जनतंत्र बचाने वाले लोगों के साथ। तो मुझे पूरा विश्वास है कि सभी पॉलिटिकल पार्टियां अपनी दलगत भावना से ऊपर उठ करके, अपनी अपनी पॉलिटिकल एम्बिशन से ऊपर उठ करके फैसला लेंगी और कांग्रेस भी फैसला लेगा। चूंकि बात जो 2024 की नहीं है, 2024 में अलायंस क्या होगा उसकी बात नहीं है। ये देश अगर बच जाएगा, संविधान बच जाएगी, जनतंत्र बच जाएगा, तो चुनाव तो बहुत सारे होंगे। तो मुझे पूरा विश्वास है और सभी पार्टी कह भी रही है, सोच भी रही है। देखिए, अलग अलग कई व्यक्ति की अपनी पर्सनल महत्वाकांक्षा होती है, उस पर लोग काम भी करता है, लेकिन अगर ये पर्सनल महत्वाकांक्षा अगर ऊपर हो गया तो फिर देश का ऐसे ही जनतंत्र की रोज हत्याएं होंगी। एक छोटा सा जवाब दे दीजिएगा, आपको उम्मीद है कांग्रेस आपका साथ देगी? 8 पार्टियों से तो आपको समर्थन मिला, और भी पार्टियों से मिलेगा, उसमें क्या कांग्रेस भी शामिल होगी? उम्मीद है? देश की सभी पॉलिटिकल पार्टियां ये कोशिश कर रही हैं कि राज्यसभा में इस बात पर एक मत हो। बात कोई आम आदमी पार्टी की नहीं है, बात कोई एक पार्टी की नहीं है, बात वो सभी लोगों की है जो चुनावी प्रक्रिया में जनतंत्र में विश्वास रखते हैं। तो मुझे पूरा विश्वास है कि जनतंत्र को बचाने के लिए राज्यसभा में सभी एकजुट होकर के इस बिल के खिलाफ वोट करें। ठीक है, बहुत कम वक्त बचा है। हरीश जी बात रखिए। ठीक है, वो कह रहे हैं कि हमें सबका समर्थन मिलेगा, सब एक साथ आएंगे, इसकी पूरी उम्मीद है उन्हें। आम आदमी पार्टी कंफ्यूज पार्टी है, क्योंकि इसका कारण है संजीव झा जी कह रहे हैं यहाँ पे कि 2024 की बात ही नहीं है। अरविंद केजरीवाल तो खुद कह चुके हैं कि अध्यादेश तो सेमीफाइनल असल फाइनल 2024 है। तो ये तो पहले क्लियर तो कर लें कि 2024 है या अध्यादेश है, इसमें क्लैरिटी नहीं है। अभी पुरोहित जी कह रहे हैं बड़े भाई हैं। संजीव जी मुझे बीच में, संजीव जी मैं आपके बीच में नहीं बोला था, संजीव जी मैं आपके बीच में नहीं बोला, प्लीज। ठीक है, बहुत कम वक्त है जी, बिल्कुल हरीश जी बात देखिए। पुरोहित जी ने अभी बात बोली कि बड़ा भाई है कांग्रेस, जरा पूछेंगे जब 23 तारीख को बैठेंगे, अधीर रंजन जी ने जो बयान दिया टीएमसी के बारे में, उसका स्टैंड क्या है जरा ये भी क्लियर कर दीजिए। टीएमसी और कांग्रेस तो आपस में बन नहीं रही है पश्चिम बंगाल के अंदर, तो अलायंस पर अपने घर तो ठीक कर लें, उसके बाद देश की बात करिएगा। ठीक है, जवाब दीजिए पुरोहित जी।
मैं कहता हूं कि ये जो सर की बात कर रहे हैं अधीर रंजन चौधरी की, देखिए उनकी जो भारतीय जनता पार्टी के वो एक बी टीम की तरह काम कर रहे हैं उनके शासनकाल के अंदर में। अच्छा, कांग्रेस बी टीम की तरह काम कर रही है, ये देख लीजिए, गोनी का खुद देख लीजिए, यही में काम हो गया। आपने ज्योतिरादित्य सिंधिया को लिया ही नहीं होगा। आपके पास आदमी नहीं है, पहले डिसाइड कर लीजिए कौन किसकी टीम है, पहले डिसाइड तो कर लीजिए। आप पहले सीनियर लीडर हैं, आप पहले डिसाइड तो कर लीजिए कौन ए टीम है कौन बी टीम है। ठीक है, वक्त इतना ही था। अरविंद केजरीवाल ने जो रैली की, अब वो देखना होगा कि जिस तरीके से उन्होंने कहा कि सेमीफाइनल है, लेकिन अब देखना होगा कि अरविंद केजरीवाल को सभी राजनीतिक पार्टियों का इस अध्यादेश पर समर्थन मिलेगा या फिर नहीं मिलेगा। तमाम मेहमानों का शुक्रिया जो हमारे साथ बने हुए थे। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।